Hello everyone, welcome to my channel UPSC Aspirants. Today we are going to cover our last chapter, chapter number 14, The Struggle for Swaraj, 1927 to 47. This chapter is taken from the History of Modern India by बिपिन चंद्रा। और जितने भी लास्ट के जो इवेंट्स रहे हैं 1927 से 47 तक, तो उन सब के बारे में इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एमरजेंस ऑफ न्यू फोर्सेस। उस टाइम पे जितनी भी जो भी नई चीज़ें हुई थी, लाइक साइमन कमीशन हो गया, है ना, और भगत सिंह की जो भी पार्टीज़ थी, जो भी उनके थॉट्स थे, जो भी हुआ है ना, उन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। द ईयर 1927 विटनेस्ड मैनी पोर्टेंट्स ऑफ नेशनल रिकवरी एंड द एमरजेंस ऑफ न्यू ट्रेंड ऑफ सोशलिज्म। 1927 तक आते आते लोगों के अंदर ऐसी भावना होने लग गई थी कि हाँ भाई, अब हमको आज़ादी चाहिए, बहुत हो गया जो भी होना था, ठीक है, अब हमको इस सब से निकलना है और हमको अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए ताकि हमारा देश हमारे लोगों के द्वारा चलाया जाए। पूरी कंट्री के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत सी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, है ना। तो इस करके लोगों के अंदर जो भी स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, उनको भी ये समझ आ गया था कि हाँ भाई, देश हित के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। तो वो भी बढ़ चढ़ के नेशनल मूवमेंट के अंदर अपना हिस्सा लेने लगे। इंडियन यूथ वर बिकमिंग मोर एक्टिव, और एक्टिव होने लगे थे। ऑल ओवर द कंट्री यूथ लीग्स वर बीइंग फॉर्म्ड एंड स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो काफ़ी यूथ लीग्स बनने लगी थी, उनकी अपनी एसोसिएशंस बनने लगी थी, उनकी कॉन्फ्रेंस होने लगी थी। ऐसी पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? अगस्त 1928 के अंदर बंगाल के अंदर। फर्स्ट ऑल बंगाल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टूडेंट्स वर हेल्ड इन अगस्त 1928। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है। आफ्टर दिस मैनी ऑफ द अदर स्टूडेंट एसोसिएशंस वर स्टार्टेड इन द कंट्री एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ कॉन्फ्रेंस हेल्ड। अब इसके बाद है ना, पूरी कंट्री के अंदर एसोसिएशंस बनने लगी यूथ्स की, स्टूडेंट्स की, उनके ग्रुप्स बनने लगे, उनकी पार्टीज़ बनने लगी थोड़ी छोटी छोटी, और वो जगह जगह जाके लोगों को बताते थे कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं, है ना। देश के अंदर सोशलिज्म की कितनी ज़रूरत है, देश को मतलब जोड़ के रखना है, और जो भी फ्रीडम की भावना है लोगों के अंदर वो जगानी है। जितने भी अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, देश विरोधी नीतियाँ, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, ये काम स्टूडेंट सब करने लग गया था। यूथ जितना भी था उस टाइम का, वो करने लग गया था। अब वो परमानेंट सॉल्यूशन चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे कि भाई हमारे देश के अंदर भी फंडामेंटल राइट हों, है ना, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन सब अच्छी हो, जो भी वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हॉस्पिटैलिटी है, ये सब सही हो, ताकि हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी जो सफरिंग है, जो भी वो परेशान रहते थे, जो भी उन्होंने प्रॉब्लम चाहिए, वो सब बिल्कुल सही हो जाए। दे आल्सो पुट फॉरवर्ड एंड पॉपुलराइज द प्रोग्राम ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब वो मांग करने लग गए थे कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ऐसे ही सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप एग्जिस्ट करने लगे, आने लगे 1920 के बाद में, जिनका काम क्या था? मोस्टली वो चाहते थे कि सोसाइटी का बेटरमेंट हो, है ना। कम्युनिस्ट ग्रुप कैसे? कि जितने भी जो भी इशू थे सोसाइटी के अंदर, एजुकेशन का हो गया मान लो, है ना, हॉस्पिटल्स का हो गया, इन इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, लोग एक दूसरे को इक्वली समझना स्टार्ट करें। ये सब ये चाहते थे कम्युनिस्ट ग्रुप, और जितने भी सोशलिस्ट ग्रुप थे ये सब। मैनी ऑफ देम वर डिससेटिस्फाइड विद गांधीयन पॉलिटिकल आइडिया। इनमें से कुछ काफ़ी ऐसे लोग थे जो गांधी के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे, जैसे कि सत्याग्रह हो गया, उनका प्रोग्राम जो करते थे वो, है ना, नॉन कोऑपरेशन, इस टाइप के जो आइडियोलॉजी थी ना, लोग उनसे थोड़ा सा डिससेटिस्फाई थे। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि बिना लड़ाई झगड़े के चीज़ें हम अचीव करें और अपनी फ्रीडम को गेन करें। ऐसा ना हो कि हम लड़ाई करें, और उनको अंग्रेज़ों का तो पता ही था कि अंग्रेज़ों को मौका चाहिए, गांधी जी को पता था कि अंग्रेज़ों को मौका चाहिए, उनको जैसे ही मौका मिलेगा वो गोलियां चलाने से भी पीछे नहीं हटते थे, और ऐसा पास्ट में हो भी चुका था। इस वजह से जब भी खतरा लगता कि हाँ अब सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही है, लोग उग्र हो रहे हैं, तो गांधी जी जो भी सत्याग्रह होता है या कोई भी मूवमेंट होता, उससे बैक ऑफ हो जाते थे ताकि लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो। एम.एन. रॉय बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो ग्रुप था, उसके सबसे पहले जो इंडियन जो लीडर बने थे वो थे एम.एन. रॉय। 1924 में गवर्नमेंट ने अरेस्ट किसको किया? मुजफ्फर अहमद को और ऐसे दांगे को, और इनको एक्यूज़ किया किसमें? कि आपने कम्युनिस्ट आइडियाज़ को फैलाया है, कि भाई देश को
क्या है ना, लड़ाई के अंदर या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ आप षड्यंत्र रच रहे हो, इन चीज़ों के आइडियाज़ को लेके इनको अरेस्ट कर लिया। और इनको किस चीज़ के अंदर, इनके ऊपर किस चीज़ मतलब किस केस के अंदर इनको अरेस्ट किया था, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्टेंस में आती है। उसके जो मैनी वर्कर्स हैं और जो जितने भी गरीब किसान रहे हैं, उन्होंने डिफरेंट मतलब कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर अपनी पार्टियों का गठन किया। और इनका एक ही मुद्दा होता था कि देश को आज़ादी दिलाई जाए और जितने भी इनके राइट्स हैं वो इनको दिए जाए। एट द सेम टाइम दे रिमेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के भी पार्ट बने रहे, है ना। और कांग्रेस के साथ भी मिलजुल के इन्होंने काम किया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर लार्ज स्केल पे मतलब क्या था ना, उत्तर प्रदेश में लार्ज स्केल पे इन्होंने एजिटेशन किया गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है। प्रोटेस्ट किया कि भाई हम है ना अब आप लोगों को और ज़्यादा कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। ये चाहते थे कि हमारा टैक्स है वो कम हो। ठीक है। और जो इनकी ज़मीनों से इनको खाली कर दिया जाता था ना टैक्स ना दे पाने की वजह से, तो ये चाहते थे कि उस चीज़ से हमको प्रोटेक्शन मिले और जितना भी कर्जा था उससे रिलीफ मिले। गुजरात के अंदर भी ऐसे प्रोटेस्ट होने लगे क्योंकि वहाँ पे भी जो लैंड रिवेन्यू था वो इंक्रीज़ कर दिया गया। इसी को देखते हुए जो फेमस बारदौली सत्याग्रह वो हुआ था उस टाइम पे 1928 के अंदर। किसकी लीडरशिप में हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में। और इसके अंदर क्या कहा गया कि जो पीजेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, जितने भी मजदूर किसानों की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कैंपेन चलाया, नो टैक्स कैंपेन। ठीक है, कि हम टैक्स नहीं देंगे जब तक हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी। और लास्ट तक आते आते वो जीत गए। तो क्वेश्चन ये होता है ना कि बारदौली सत्याग्रह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। बच्चों को क्या लगता है कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था? तो ऐसा है नहीं, ये सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। देर वॉज ए रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। देखो 1928 तक आते आते 1925 तक आते आते इंडिया के अंदर काफ़ी ट्रेड यूनियंस बनने लगी थी। किसकी लीडरशिप में? कांग्रेस की लीडरशिप में। इन्होंने अपना अब स्ट्राइक मतलब एकजुट होकर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मान लो कहियो कि यहाँ पे काम ज़्यादा करवाया जाता था, वेतन कम मिलता था। इस वजह से लोग जितनी भी यूनियन है ये इकट्ठा मिलके स्ट्राइक्स करने लगी थी। जैसे कि रेलवे वर्कशॉप में हो गई खड़गपुर के अंदर, साउथ इंडियन रेलवे वर्कर्स वो भी स्ट्राइक पे चले गए थे उस टाइम पे। एक और स्ट्राइक ऑर्गेनाइज हुई कहाँ पे? टाटा आयरन के अंदर। और स्टील वर्कर्स जो जमशेदपुर के अंदर है वहाँ पे। और सुभाष चंद्र बोस जी ने ना इसके अंदर अहम भूमिका निभाई थी कि जो ये जितनी भी स्ट्राइक्स थी इनकी सेटलमेंट करवाने में, ताकि जितने भी वर्कर्स हैं अपना काम पे दोबारा जाएं और जो उनका लॉस हो रहा था वो भी उनको मिल जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक ऑफ द पीरियड वॉज बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स। बॉम्बे जो टेक्सटाइल मिल्स जो जहाँ पे मजदूर काम करते थे वो उस टाइम की सबसे पॉपुलर थी, क्योंकि उस टाइम पे 1.5 लाख वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे 5 महीने के लिए। ठीक है। और ये किसके द्वारा करी गई थी? कम्युनिस्ट के द्वारा। और द 5 लाख ऑफ वर्कर्स टुक पार्ट इन द स्ट्राइक ड्यूरिंग 1928। मतलब 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने 1928 तक आते आते इसमें भाग लिया। द फेलियर ऑफ फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैड लेड द रिवाइवल ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। अब क्या था ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फिर से बैक ऑफ हो गया था, है ना। देश के अंदर फिर से दंगे स्टार्ट हो गए थे, तो गांधी जी ने उसको पीछे ले लिया था, मतलब पीछे हट गए थे वो। कब स्टार्ट हुई थी? 1920 के अंदर स्टार्ट करी थी फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन, जिसमें क्या है ना, लोग गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करते थे, उनकी बातें नहीं मानते थे। आफ्टर एन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, अब इसको देखते हुए ना जो जिन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, जो चाहते थे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है कंटिन्यू रहे और हम शायद लड़ाई करके आज़ादी जीत जाएंगे, तो इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई, है ना। गवर्नमेंट के ऊपर अटैक होने लगे, अंग्रेज़ों के ऊपर, पुलिस के ऊपर होने लगे। इसके बाद ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है। उसमें क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का फाउंडेशन हुआ 1924 के अंदर। कि उसका काम क्या था? वो ऐसे आर्म्ड रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइज करती थी, ऐसे अटैक्स ऑर्गेनाइज करती थी अंग्रेज़ों के ऊपर। और गवर्नमेंट ने फिर इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को, काफ़ी यंग लड़कों को पकड़ा और उनको काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर जोड़ के उनको अरेस्ट कर लिया और लंबे टाइम के लिए क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। जिनमें से 4 को तो
लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, ठीक है। जिसमें से कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, और जो 4 थे इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल और असदुल्ला को फांसी की सज़ा दे दी गई और इनको फांसी लटका दिया गया और ये शहीद हो गए थे। द रिवोल्यूशनरी सून, अब क्या था ना, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस क्या था इसमें, मतलब एक ये ट्रेन रॉबरी थी, ठीक है, आर्म्ड ट्रेन रॉबरी थी, जो कि यूपी के अंदर हुई थी उस टाइम में। इसमें जितने भी जो भी लोग थे इन्होंने ट्रेन को लूट लिया था, तो इसी केस के अंदर इन लोगों को भी ऐड करके और इन पे केस लगा के और इनको सज़ा दे दी गई। द रिवोल्यूशनरी सून केम इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्ट आइडिया, ठीक है, सोशलिस्ट आइडिया के इन्फ्लुएंस में आ गए। 1928 के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद की लीडरशिप में इन्होंने जो रिवोल्यूशनरी जो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी ना, इसका नाम चेंज कर दिया। अब ये बन गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मतलब सोशलिस्ट तो मतलब सोशल वर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, रिपब्लिकन मतलब इनके जो लीडर हों वो इलेक्टेड हों, ठीक है, लोगों द्वारा चुने गए हों। इस टाइप से इन्होंने अपनी एसोसिएशन का नाम रखा। They also gradually began to move away from the individual heroic action and act of violence। अब देखो सोशलिस्ट और रिपब्लिकन इन्होंने ऐड किया तो उसका तो कुछ मतलब तो होगा ना, है ना। इस वजह से इन्होंने अब जो ये आर्म रिवोल्यूशन थे ना, जो एक्ट ऑफ वायलेंस थी, अब ये इससे दूर होने लगे कि भाई हम अब ऐसे हीरो बन के लोगों को मारना बंद करेंगे, और अब जो हम है ना अपने जो काम है हम वो भी अब धीरे धीरे ऐसे नहीं कि लड़ाई से करें। हम जो गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे ना, अब ये भी चाहते थे कि हम भी शांति से अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको अचीव करें। बट द ब्रूटल लाठी चार्ज ऑफ ऑन एन एंटी साइमन कमीशन डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 30 अक्टूबर 1928 लेड टू सडन चेंज। क्या ना, साइमन कमीशन इंडिया में आए थे। अब उस टाइम पे लोगों को वो पसंद नहीं आए, क्योंकि क्या था ना, उस पूरी कमीशन के अंदर एक भी इंडियन नहीं था, और वो चाहते थे कि भाई ये साइमन कमीशन, मतलब साइमन कमीशन का काम क्या था ना, इंडिया के अंदर आके ये डिसाइड करना कि इंडियंस को उनका आगे का कामकाज कैसे करा जाए, या फिर उनकी जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसके मुद्दों पे वो डिसीजन ले, तो ये काम इनका था। अब इंडियंस क्या सोच रहे थे कि एक भी इंडियन है नहीं इस पूरी कमीशन के अंदर, और ये हमारा डिसाइड करेंगे कि हमको आगे रहना कैसे है, ठीक है, हमको आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब ये कुछ लोग आएंगे और ये हमको हमारे लिए ये डिसाइड करेंगे। इस चीज़ से इंडियंस नाखुश थे, और जैसे ही ये साइमन कमीशन इंडिया में आया लोग प्रोटेस्ट करने लगे, एंटी साइमन कमीशन, है ना, गो बैक के ऐसे ऐसे नारे लगने लगे। और ऐसा ही एक प्रोटेस्ट चल रहा था जिसके अंदर लाठी चार्ज हो गया, और उस लाठी चार्ज के अंदर पंजाब के ग्रेट लीडर्स थे लाला लाजपत राय, जिनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ की वजह से क्या है ना, भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु, जो जितने भी ये लीडर्स थे उस टाइम पे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स थे, इनको काफ़ी बुरा लगा, और इन्होंने फिर क्या किया ना, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और आज़ाद और राजगुरु ने किसको मार दिया, जो उस टाइम के जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे सौंदर्स, इनको गोली से मार दिया, क्योंकि इन्होंने ही वो लाठीचार्ज किया था। अब क्या था ना, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन थी, इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हम अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, और जो लोगों को है ना आज़ादी की तरफ, आज़ादी दिलाने के लिए हम भी पॉलिटिकल तरीके से अपना लड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंटली भगत सिंह, बीके दत्त, इन दोनों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो विधानसभा थी उसके अंदर बॉम्ब फेंक दिया 8 अप्रैल 1928 के अंदर। देखो बॉम्ब का फेंका था, मतलब किसी को ऐसे चोट ना पहुंचे, इस तरह से उसको बनाया गया था। ये बस एक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे अंग्रेज़ों को कि भाई अब है ना हम इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं कि यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, अगर आप नहीं निकलोगे तो ये सिर्फ एक वार्निंग है, आगे इससे भी बुरा हो सकता है। और वहाँ से ही बॉम्ब फेंक के इजीली भाग सकते थे, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये वहीं पे खड़े रहे, और पूरे कोर्ट रूम के अंदर इन्होंने जो इनके मुद्दे थे वो भी लोगों को समझाने की कोशिश करी। बंगाल के अंदर भी ऐसा ही कुछ होना स्टार्ट हो गया था। 1930 के अंदर एक वेल प्लान्ड, ठीक है, लार्ज स्केल पे आर्म्ड रेड हुई। वो किसने
ऑर्गेनाइज करी थी, सूर्य सेन की लीडरशिप में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? चिट्टागोंग के अंदर। दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ द मैनी अटैक ऑन अनपॉपुलर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, ये गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़े अटैक्स के अंदर पहला ही कुछ था। ठीक है, ऐसे ऐसे काफ़ी अटैक्स होने स्टार्ट हो गए थे। ये सब रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे जो भाई मतलब क्या है ना, यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, आर्म्ड रिवोल्यूशन के थ्रू देश को आज़ादी दिलाने की सोचते थे कि हाँ ऐसे करके हमको शायद आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ये मौका दे रहे थे ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स फिर मौका मिलते ही इनको अरेस्ट करते, और या तो इनको पूरी उम्र कैद दे देते या फिर इनको फांसी पे लटका देते, है ना। भगत सिंह ने भी तो ऐसा ही किया था। इन्होंने किसको गोली मार दी थी? ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को मार दी थी जिनका नाम सॉन्डर्स था, और बाद में इनको अरेस्ट भी कर लिया गया। अब देखो, कांग्रेस कभी भी इस चीज़ की पक्ष में नहीं रहती थी कि आप लड़ाई दंगों से भारत को आज़ाद कराओ, लेकिन फिर भी इन्होंने जो क्या कहते हैं, भगत सिंह और जितने भी उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स थे, इनके लिए इन्होंने केस लड़ा था। और फिर बाद में जब इनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो अब ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब जब ये जेल में चले गए तो वहाँ पे भी इनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। जेल में कैदियों को भी कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, अच्छा खाना हो गया, पढ़ने के लिए किताबें भी दी जाती हैं, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ इनको दी नहीं जा रही थी। इस चीज़ के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और ये चले गए हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे, जिसके अंदर जो जतिन दास थे, जो एक काफ़ी यंग थे, ये हो गए शहीद। ठीक है, 63 दिन तक ये भूख हड़ताल पे थे ताकि अंग्रेज इनकी बातें मान ले, और उस टाइम पे उन्होंने मानना नहीं, तो ये फिर शहीद हो गए। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी 23 मार्च 1931 को इन्होंने फांसी दे दी। ठीक है, और ये तीनों भी शहीद हो गए। इन अ लेटर टू जेल सुप्रिटेंडेंट written a few days before their execution, the three affirmed, very soon the final battle will begin. Its outcome will be decisive. We took part in the struggle and we are proud of having done so. अब क्या है ना, जेल सुप्रिटेंडेंट को जो इन तीनों ने एक लेटर लिखा था ना इनकी फांसी से कुछ दिन पहले, तो उसके अंदर लिखा गया था कि हाँ कुछ समय बाद में फाइनल लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, और जो उसके परिणाम निकलेंगे वो काफ़ी घातक निकलने वाले हैं, और हमें खुशी है कि हमने इस स्ट्रगल में भाग लिया और हमारी कोई भूमिका रही। और भगत सिंह ने एक और मतलब लेटर लिखा था, उसके अंदर ये चीज़ क्लियर की गई थी 2 फरवरी 1931 के अंदर कि हाँ भाई, मैंने एक टेररिस्ट की तरह ज़रूर मान लो कि स्टार्टिंग में मैंने एक टेररिस्ट की तरह शायद ज़रूर से एक्ट किया होगा कि वो ऐसे काम किया हो, लेकिन मैं एक टेररिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, कि भाई मेरे को टेररिस्ट ना मानना चाहिए। मेरा जो रिवोल्यूशनरी कैरियर रहा है स्टार्टिंग का, वो थोड़ा सा एक लाइक आर्म्ड रिवॉल्यूशन की तरह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं एक टेररिस्ट हूँ, और इन तरीक़ों से हमको कुछ भी गेन नहीं होगा। ये भगत सिंह भी मान गए थे कि जो हम आर्म्ड रिवॉल्यूशन करते हैं ना, इनसे हमको कुछ भी गेन नहीं होने वाला। और भगत सिंह देखा जाए तो पूरी तरह से सेक्युलर भी थे, हर धर्म की मतलब ये उनकी तरफ फ्रेंडली थे, किसी भी धर्म को ये छोटा या बड़ा, ऊंच नीच की भेदभावना से नहीं देखते थे। 1926 के अंदर इन्होंने पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया, एस्टेब्लिश किया, और उसके पहले सेक्रेटरी बने भगत सिंह। इनकी सभा के 2 रूल थे जो भगत सिंह ने ड्राफ्ट किए थे कि भाई टू हैव नथिंग टू डू विद कम्युनल बॉडीज़, ठीक है, और अदर पार्टी विद डिसेमिनेट कम्युनल आइडिया, कि भाई जो रंग भेद की, जो ऊंच नीच की भावनाएं फैलाती हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना है नहीं। और दूसरा कि हम स्पिरिट लोगों के अंदर फैलाएंगे कि हर एक धर्म, हर एक रिलीजन, हर एक इंसान के अपने पर्सनल बिलीव्स की इज्जत की जाए, ठीक है, और उनको अच्छे से देखा जाए। द नेशनल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट सोन रिड्यूस थ्रू द स्टे एक्टिविटी। अब क्या है ना, जितने भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थे, जितने भी आर्म्ड रिवोल्यूशन हो रहे थे, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होने लगे। क्यों? क्योंकि जितने भी लीडर्स थे, किसी को गोली मार दी गई थी, मतलब कि किसी को अंग्रेज़ों द्वारा मार दिया गया था, तो कईयों को फांसी की सज़ा दे दी, कईयों को उम्र कैद दे दी थी। तो जितने भी लीडर्स थे ऑलमोस्ट सब अरेस्ट हो चुके थे,
जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, जो एनकाउंटर के अंदर मारे गए थे पब्लिक पार्क के अंदर, और उस पार्क का बाद में नाम रख दिया गया था आज़ाद पार्क, जो कि कहाँ पे, इलाहाबाद के अंदर फेब 1931 के अंदर ये सब हुआ था। सूर्य सेन को भी अरेस्ट कर लिया गया फरवरी 1933 के अंदर, और उनको भी फांसी दे दी गई और वो भी शहीद हो गए। हंड्रेड्स ऑफ अदर रिवोल्यूशनरी वर अरेस्टेड एंड सेंटेंस्ड टू वेरिंग टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। वही है, वही बात जो मैं कह रहा था कि मोस्टली सबको अरेस्ट कर लिया गया था और सबको सज़ा दे दी गई थी। तो इस तरह से जो भी रिवोल्यूशनरी वाला ये सीन था, जो भी मूवमेंट थी, ये ख़त्म हो गई। इन मार्च 1929 31 जो ट्रेड यूनियन और जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे, इनको अरेस्ट किया गया, जिनमें से कुछ अंग्रेज़ भी थे, ठीक है। और इनको मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर अरेस्ट करके लंबी सज़ा दे दी गई। अब मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में क्या था ना कि भाई जो भी ट्रेन स्ट्राइक्स हुई थी, जितने भी जो भी वर्कर हड़ताल पे गए थे, तो उन अंग्रेज़ों का क्या मानना था ना, ये किसने फैलाई है, कम्युनिस्ट ने फैलाई है। जैसे कि हमने पढ़ा भी था पीछे कि हाँ, उनके अंदर कम्युनिस्ट का हाथ था, और इस वजह से इन लीडर्स को पकड़ के उन्होंने इस केस के अंदर अरेस्ट कर लिया था। अब बात करते हैं बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का बाइकआउट क्यों हुआ, अब क्या था ये थोड़ा सा पढ़ते हैं। द कैटलिस्ट ऑफ द न्यू फेज ऑफ मूवमेंट वॉज प्रोवाइडेड व्हेन इन नवंबर 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। अब क्या था ना कि अब देखो, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है ना कि किसी भी रिएक्शन को तेज़ करना। अब कौन सी रिएक्शन वहाँ पे तेज़ हुई थी, अब क्या था ना, लोग पहले ही भरे बैठे थे, काफ़ी नाराज़ थे अंग्रेज़ों से, उनकी नीतियों से, और उस चीज़ को एकदम से तेज़ किसने कर दिया, उस मतलब जो लोगों के अंदर गुस्सा था उसको किस चीज़ ने तेज़ कर दिया था, वो किया था साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई थी, ठीक है। और इसको साइमन कमीशन क्यों बोला गया, क्योंकि जो इनके जो चेयरमैन थे वो थे सर साइमन, उनके नाम पे इस कमीशन को साइमन कमीशन बोला गया। और इसका क्या क्या काम था कि ये इंडिया में जाए और यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रिफॉर्म करके, उसके अंदर भाई क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं क्या नहीं, उन चीज़ों को जाके देखे। और इसके जितने भी मेंबर्स थे कमीशन के, वो सारे अंग्रेज़ थे। इसी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था कि अंग्रेज़ यहाँ पे आएंगे और हमारा फेट डिसाइड करेंगे कि हमारा कल कैसा होगा। दिस अनाउंसमेंट वॉज ग्रीटेड बाई द कॉज ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम ऑल इंडियंस। इसी वजह से पूरे इंडिया के अंदर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। वट एंगर्ड देम वॉज मोस्ट वॉज द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस, ठीक है। ये आ गया कि भाई इंडियंस को ही इससे एक्सक्लूड किया गया था, बाहर किया गया था कमीशन से। और इसके पीछे क्या था कि अंग्रेज़ अब फॉरनर्स डिसाइड करेंगे इंडिया की फ़िटनेस और इनको सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए या नहीं दी जाए। एट इट्स मद्रास सेशन इन 1927, मद्रास सेशन के 1927 में जो हुआ था उसको प्रिसाइड किया डॉक्टर अंसारी ने, ठीक है। और नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि एक कमीशन को बाइकआउट करेगी हर एक स्टेज पे, हर एक फॉर्म में। और मुस्लिम लीग और जो हिंदू महासभा थी उन्होंने भी कांग्रेस के इस डिसीजन को सपोर्ट करने का फैसला लिया। इनफैक्ट द लास्ट में जाके देखो, साइमन कमीशन ने सबको यूनाइट कर लिया था टेम्परेरी बेस पे, काफ़ी ग्रुप्स इनके साथ आके मिल गए थे और पार्टियाँ। और इस चीज़ को देखते हुए मुस्लिम लीग ने भी एक बार को ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, आप देश के अंदर जॉइंट इलेक्टोरेट्स करवाइए, कि भाई हाँ, जॉइंट इलेक्टोरेट्स मतलब समान रूप से इलेक्शन हुए। और उसके अंदर क्या था ना, मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई थी। All important leaders and party also tried to meet the challenge of Simon Commission by getting together and trying to evolve an alternative scheme of constitution reform। अब क्या नाम, साइमन कमीशन ने अपनी रिफॉर्म तो बता ही दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, कि हम ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब इसी चीज़ के लिए, इनसे बेटर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को तैयार करने के लिए अलग अलग पार्टीज और इंडियन लीडर्स हैं, वो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और इस चीज़ को देखते देखते 10 से भी ज़्यादा कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग्स हुई पॉलिटिकल वर्कर्स की, और जो उसका एंड रिजल्ट निकला वो था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्यों बोला गया, क्योंकि इसके जो मेन आर्किटेक्चर थे, जो इसको बनाने वाले थे, वो थे मोतीलाल नेहरू, है ना। और इसको फाइनलाइज हुआ, ये कब फाइनलाइज हुई, अगस्त 1928 के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कलकत्ता के सेशन हुआ था दिसंबर 1928 के अंदर, उसके अंदर ये पास नहीं हो पाई। और पास ना होने का क्या रीज़न था ना,
काफ़ी लीडर्स ऐसे थे जो कॉम्युनल माइंडेड थे, जो धर्म को अपना बीच में लेके आते थे हर एक चीज़ के अंदर, जैसे कि हिंदू महासभा होगी, सिख लीग हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, है ना। सब अपने तीनों अलग अलग धर्म थे, तो नहीं बन रही थी इनकी। ये कईयों को ये लगता था मोतीलाल नेहरू हैं, हिंदू हैं, तो इन्होंने हिंदुओं की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। सिख भी ऐसा ही सोचते थे, मुस्लिम भी ऐसे ही सोचते थे, इस तरह से यूनिटी नहीं बन पा रही थी, वो लास्ट में जाके ही फेल हो गई। Feb 3 को क्या है ना, कमीशन पहुंची थी बॉम्बे, ठीक है। पूरे इंडिया के अंदर हड़ताल हो गई, हर जगह नारे लग रहे थे कि साइमन कमीशन गो बैक, और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सप्रेस करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिसके अंदर लाला लाजपत राय जी की भी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये था पूरा साइमन कमीशन का अभी तक। और जो अगला टॉपिक है वो पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूरी तरह से फ्रीडम। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इशू हो क्लास के अंदर, या फिर मैंने कोई गलती कर दी हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल। तो ये था आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे कल, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।